गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हम्म। कल्पना कीजिए, करोड़ों डॉलर का अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सामान लिए एक विशाल मालवाहक जहाज सिंगापुर से निकला है। बीच समंदर में वह एक अचानक आए भयानक तूफान में फंस जाता है। लहरें जहाज से टकराती हैं, खारे पानी की बौछारें कंटेनरों को पूरी तरह भिगो देती हैं और वो सारा कीमती माल बर्बाद हो जाता है। ये एक डरावना दृश्य है। बिल्कुल। और जब ये जहाज किसी तरह बंदरगाह तक पहुंचता है तो उसके बाद क्या होता है? उस भारी वित्तीय नुकसान का बोझ आखिर उठाता कौन है? आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में हम ठीक इसी बात को डीकोड कर रहे हैं। हमारे पास समुद्री बीमा, नुकसान प्रबंधन और दावा निपटान से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प स्रोत सामग्रियां हैं। सही बात है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि महासागरों की इस अराजकता के बीच इतने बड़े वित्तीय जोखिमों का प्रबंधन कैसे किया जाता है और बीमा दावों का निपटान किस प्रक्रिया से गुजरता है। देखिए, यह एक ऐसा विषय है जो वास्तव में हमारी आधुनिक दुनिया की रीढ़ है। जब हम समुद्री बीमा की बात करते हैं तो यह केवल एक नीरस वित्तीय अनुबंध नहीं है। यह मतलब एक प्रकार का शॉक एब्जॉर्बर है, एक सुरक्षा जाल की तरह। एकदम सही। समुद्र की अनिश्चितताएं व्यापार के लिए विनाशकारी साबित हो सकती हैं। आज हम जिन स्रोत सामग्रियों पर चर्चा कर रहे हैं वो स्पष्ट करती हैं कि कैसे एक बहुत ही वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित प्रक्रिया के माध्यम से इन भारी जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब हम उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग को समझें। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए यह जानना बेहद दिलचस्प होगा कि एक जहाज के क्षतिग्रस्त होने से लेकर बैंक खाते में मुआवजे की रकम आने तक पर्दे के पीछे कितनी कठोर जांच और बातचीत होती है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। उन रिस्कों से शुरू करते हैं जिनका सामना समंदर में करना पड़ता है। स्रोत सामग्री में नुकसानों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है। हाँ, रिस्क तो कई तरह के हैं। जैसे जहाज को होने वाला प्रत्यक्ष नुकसान, कार्गो यानी माल का बर्बाद होना, जहाजों की आपस में टक्कर, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध के जोखिम और यहाँ तक कि समुद्री डकैती। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है, बताइए। वो ये है कि जब समंदर के बीचों बीच कोई घटना घटती है जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई बाहरी गवाह नहीं है, तो नुकसान के असली कारण का पता कैसे लगाया जाता है? कागजी कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन कोई शिपिंग कंपनी अपनी किसी लापरवाही को छुपाने के लिए भी तो खराब मौसम का बहाना बना सकती है ना। आपने बिल्कुल सही जगह उंगली रखी है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहीं पर समुद्री बीमा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत लागू होता है, जिसे हम प्रॉक्सिमेट कॉज यानी नुकसान का निकटतम कारण कहते हैं। निकटतम कारण? हाँ, बीमा कंपनियां केवल नुकसान की तस्वीरें देखकर चेक नहीं काट देती। वे जांच और मूल्यांकन की एक बेहद गहन प्रक्रिया शुरू करती हैं। जब कोई दावा किया जाता है तो सर्वेक्षक ये देखने के लिए नहीं जाते कि क्या माल गीला है, वे ये देखने जाते हैं कि माल क्यों गीला हुआ। मतलब वे जड़ तक जाते हैं। बिल्कुल। क्या ये तूफान के दौरान लहरों के थपेड़ों से हुआ
या जहाज के निचले हिस्से में मौजूद किसी पुरानी जंग लगी पाइप के रिसने से हुआ। इन दोनों स्थितियों के वित्तीय परिणाम बिल्कुल अलग अलग होंगे। ये तो एक तरह से पूरी फोरेंसिक जांच जैसी बात हो गई। तो क्या ये सर्वेक्षक वास्तव में ये साबित कर सकते हैं कि पानी समंदर का ही था या किसी पाइपलाइन का? मेरा मतलब है, स्रोत सामग्री में शिप लॉग्स और कार्गो मैनिफेस्ट की बात की गई है, लेकिन क्या वे भौतिक रूप से इतनी गहराई में जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। सर्वेक्षक अक्सर क्षतिग्रस्त माल पर रासायनिक परीक्षण करते हैं ताकि ये पता चल सके कि पानी में नमक की मात्रा समुद्री पानी के स्तर की है या वो मीठा पानी है। ओह, ये तो बहुत ही वैज्ञानिक है। हाँ, अगर ये मीठा पानी है तो हो सकता है कि नुकसान बारिश के कारण हुआ हो जब माल बंदरगाह पर खुला पड़ा था, न कि समुद्र में तूफान के कारण। इसके अलावा वे शिप लॉग्स की बहुत बारीकी से जांच करते हैं। शिप लॉग एक तरह से जहाज का ब्लैक बॉक्स होता है, जहां हर चीज दर्ज होती है। बिल्कुल। अगर कप्तान कह रहा है कि जहाज एक भयानक तूफान से गुजरा है, तो सर्वेक्षक मौसम विज्ञान के डेटाबेस से उस दिन उस विशिष्ट अक्षांश और देशांतर के मौसम के आंकड़ों का मिलान करेंगे। वे ये भी देखेंगे कि क्या कप्तान ने मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज करके जानबूझकर जहाज को तूफान में तो नहीं धकेल दिया था। ये वाकई में बहुत विस्तृत है और यहीं पर दस्तावेजीकरण का महत्व समझ में आता है। स्रोत सामग्री में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि बिना सही कागजात के कोई दावा नहीं हो सकता। इंसिडेंट रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट और बिल ऑफ लैंडिंग जैसे दस्तावेजों का जिक्र है। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या बिल ऑफ लैंडिंग सिर्फ एक रसीद नहीं है? इस पर इतना विवाद क्यों होता है? देखिए, बिल ऑफ लैंडिंग को सिर्फ एक रसीद समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये एक कानूनी अनुबंध है और माल के स्वामित्व का पक्का प्रमाण है। अच्छा, ये विवाद का विषय इसलिए बनता है क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से दर्ज होता है कि माल किस स्थिति में जहाज पर लादा गया था। मान लीजिए कि कोई कंपनी दावा करती है कि उनके 1000 महंगे रेफ्रिजरेटर पारगमन के दौरान खराब हो गए। ठीक है। बीमा कंपनी सबसे पहले बिल ऑफ लैंडिंग देखेगी। अगर उस दस्तावेज पर एक क्लॉज या टिप्पणी है कि लाते समय ही 50 रेफ्रिजरेटर के डिब्बे फटे हुए या डेंटेड थे, तो बीमा कंपनी उन 50 के लिए किसी भी हाल में भुगतान नहीं करेगी। ये दस्तावेज उस आधार रेखा को तय करता है जहां से नुकसान की गणना शुरू होती है। अब समझ में आया कि दस्तावेजों को लेकर इतनी सख्ती क्यों है। लेकिन स्रोत सामग्री में एक और सिद्धांत का उल्लेख है, नुकसान को कम करना या लॉस मिनिमाइजेशन। हाँ, ये बहुत अहम है। सोचकर नहीं बैठ सकते कि घर का बीमा है। क्या समुद्री व्यापार में भी यही तर्क लागू होता है? सटीक रूप से समुद्री बीमा में ये एक बहुत ही सख्त कानूनी दायित्व है। बीमित व्यक्ति या कंपनी ये कहकर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती कि अब तो नुकसान हो गया है, बीमा कंपनी पैसे दे ही देगी। बिल्कुल नहीं। यदि जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसमें पानी भर रहा है, तो कप्तान और चालक दल का यह कर्तव्य है कि वो साल्वेज ऑपरेशंस चलाएं। उन्हें पंप शुरू करने होंगे, जहाज की अस्थायी मरम्मत करनी होगी और माल को और अधिक खराब होने से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करना होगा। और अगर वे ऐसा ना करें तो? यदि सर्वेक्षक को यह पता चलता है कि चालक दल ने नुकसान को रोकने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया, तो बीमा कंपनी लापरवाही का हवाला देकर दावे की राशि को काफी हद तक कम कर सकती है या उसे पूरी तरह खारिज भी कर सकती है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण है। तो इन सब का क्या मतलब है? जब वास्तव में कोई नुकसान हो जाए तो समाधान तक कैसे पहुंचा जाता है? मान लेते हैं कि जहाज को नुकसान हुआ, चालक दल ने अपनी पूरी कोशिश की और किसी तरह वे जहाज को बंदरगाह तक ले आए। अब आगे क्या? सबसे पहला कदम है अधिसूचना। हाँ, स्रोत सामग्री में अधिसूचना या नोटिफिकेशन की बात की गई है, लेकिन घटना तो हो चुकी है, नुकसान भी हो चुका है, तो तुरंत सूचित करने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? क्या कुछ दिन बाद कागजी कार्रवाई तैयार करके आराम से सूचना नहीं दी जा सकती? बिल्कुल नहीं। देरी करना दावे के लिए घातक हो सकता है। त्वरित अधिसूचना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भौतिक साक्ष्य बहुत तेजी से नष्ट होते हैं। साक्ष्य नष्ट होते हैं मतलब यदि कार्गो में पानी घुस गया है तो हर बीतते घंटे के साथ फफूंद फैल सकती है, जंग लग सकता है और नुकसान का मूल कारण धुंधला हो सकता है। जैसे जैसे समय बीतता है, गवाहों यानी चालक दल के सदस्यों की याददाश्त कमजोर हो सकती है या वे किसी अन्य यात्रा पर निकल सकते हैं। ये तो है। घटना के तुरंत बाद बीमाकर्ता को सूचित करने से वे तुरंत अपने नुकसान समायोजकों या सर्वेक्षकों को घटनास्थल पर भेज सकते हैं ताकि वे स्थिति का उसी समय मूल्यांकन कर सकें जब वो बिल्कुल ताजा हो। ठीक है, तो सर्वेक्षक जहाज पर पहुंच गए, उन्होंने अपनी फॉरेंसिक जांच कर ली, शिप लॉग्स पढ़ लिए और ये मान लिया कि हाँ, दावा वैध है। क्या इसके बाद बीमा कंपनी बस एक चेक काट कर दे देती है? मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होता होगा।
दावों के निपटान में बातचीत और निपटान की शरण का काफी उल्लेख है। हाँ, ये वास्तव में एक मोलभाव जैसी स्थिति होती है। ये एक कठोर पेशेवर बातचीत होती है। बीमा कंपनी और बीमित पक्ष के बीच हमेशा हितों का टकराव होता है। जाहिर सी बात है। केवल उसी चीज का भुगतान करे जिसके लिए वो कानूनी रूप से बाध्य है, जबकि शिपिंग कंपनी अपने नुकसान की अधिकतम भरपाई चाहती है। इस चरण में कटौतियों, जिन्हें डिडक्टिबल्स कहते हैं, और अपवादों पर लंबी बहस होती है। ये कटौतियां क्या होती हैं? कटौतियां वह तय राशि होती हैं जो शिपिंग कंपनी को खुद उठानी होती है। उदाहरण के लिए, अगर 10 करोड़ का नुकसान हुआ है और पॉलिसी में 1 करोड़ की कटौती तय है, तो बीमा कंपनी अधिकतम 9 करोड़ ही देगी। इसके अलावा सर्वेक्षक यह तर्क दे सकता है कि माल का एक हिस्सा इसलिए खराब हुआ क्योंकि उसकी पैकिंग मानक के अनुरूप नहीं थी, जिसे अपवाद माना जाएगा। और बीमित पक्ष जाहिर तौर पर इस बात का विरोध करेगा। वो कहेंगे कि पैकिंग बिल्कुल सही थी और सारा नुकसान केवल तूफान की वजह से हुआ है। ये तो वकीलों और विशेषज्ञों के बीच शतरंज के खेल जैसा लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। दोनों पक्ष अपने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी स्वतंत्र विशेषज्ञों की राय ली जाती है। इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य एक निष्पक्ष और न्यायसंगत समाधान तक पहुंचना होता है, जहां दोनों पक्ष सहमत हो सकें। और भुगतान कैसे होता है? जब यह सहमति बन जाती है, तब भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है। स्थिति और राशि के आधार पर यह भुगतान एकमुश्त किया जा सकता है, या अगर नुकसान का आकलन चरणों में हो रहा है तो इसे किस्तों में भी जारी किया जा सकता है। इस पूरी थ्योरी को समझना अपनी जगह है, लेकिन जब तक हम इसे किसी वास्तविक घटना के संदर्भ में ना देखें, तब तक इसका असली पैमाना समझ नहीं आता। यहाँ चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि स्रोत सामग्री में एक बहुत ही प्रासंगिक केस स्टडी दी गई है, भारत के चेन्नई के एक शिपिंग कंपनी का उदाहरण। चलिए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। ये केस स्टडी अब तक चर्चा किए गए सभी सैद्धांतिक सिद्धांतों को एक साथ लाती है। ये दिखाती है कि कैसे ये नियम असल दुनिया के भारी दबाव में काम करते हैं। नई बंदरगाह की ओर आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि उच्च क्षमता वाले सर्वर्स, माइक्रोचिप्स और उपभोक्ता उपकरण, जो पानी और नमी के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। हाँ, ये कार्गो लाखों डॉलर का है। बंगाल की खाड़ी से गुजरते समय ये मालवाहक जहाज एक भयानक और अप्रत्याशित समुद्री तूफान की चपेट में आ जाता है। लहरें कंटेनरों से टकराती हैं और किसी तरह खारा पानी उन कंटेनरों के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे उस कीमती इलेक्ट्रॉनिक माल को भारी नुकसान पहुंचता है। एक बहुत बड़ा संकट। बिल्कुल। जब ये जहाज चेन्नई तट पर पहुंचता है तो कंपनी के सामने एक बहुत बड़ा वित्तीय संकट खड़ा होता है। इस बिंदु से प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है? जैसे ही जहाज चेन्नई बंदरगाह पर सुरक्षित डॉक करता है, सबसे पहला कदम होता है त्वरित अधिसूचना। चेन्नई की शिपिंग कंपनी बिना एक भी दिन गवाए अपने बीमाकर्ता को नुकसान की आधिकारिक सूचना देती है। वे तुरंत फौरन घुमार के हाँ, वे ये नहीं कहते कि हमें कुछ नुकसान हुआ है। वे विस्तृत प्रारंभिक विवरण देते हैं कि माल क्या था, तूफान कब आया और संभावित नुकसान कितना हो सकता है। इस सूचना के मिलते ही बीमाकर्ता अपनी टीम को सक्रिय कर देता है। और यहीं पर वे सर्वेक्षक या एडजस्टर्स तस्वीर में आते हैं, जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। बिल्कुल। बीमाकर्ता चेन्नई बंदरगाह पर अपनी सर्वेक्षकों की टीम भेजता है। ये सर्वेक्षक जहाज पर चढ़ते हैं और उन इलेक्ट्रॉनिक कंटेनरों का भौतिक निरीक्षण करते हैं। वे केवल कंटेनर के बाहर लगे पानी के निशान नहीं देखते, वे कंटेनर की सील की जांच करते हैं। ये देखने के लिए कि क्या वो पहले से टूटी थी? हाँ, वे ये देखते हैं कि क्या कंटेनर पहले से ही कहीं से टूटा हुआ तो नहीं था। वे क्षतिग्रस्त सर्वर और माइक्रोचिप्स की बारीकी से जांच करते हैं। वे मौसम विभाग की रिपोर्ट लेते हैं और जहाज के लॉग से उसका मिलान करते हैं। वे ये भी जांचते हैं कि क्या माल को सुरक्षित रखने के लिए अंदर पर्याप्त पैकिंग सामग्री और डनेज का उपयोग किया गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अगर सर्वेक्षकों को लगता कि पैकिंग में कंजूसी की गई थी, तो वे निकटतम कारण को तूफान से हटाकर खराब पैकिंग पर डाल सकते थे। बिल्कुल सही। लेकिन इस मामले में सर्वेक्षकों की विस्तृत रिपोर्ट ये पुष्टि करती है कि इलेक्ट्रॉनिक कार्गो को जो नुकसान पहुंचा है, वो पूरी तरह से समुद्री यात्रा के दौरान अचानक आए उस हिंसक मौसम और लहरों के प्रभाव के कारण ही हुआ है। राहत की बात है। हाँ, वे अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट करते हैं कि जहाज के कप्तान ने मौसम की चेतावनियों का पालन किया था, लेकिन तूफान इतना अप्रत्याशित और विशाल था कि उससे बचा नहीं जा सका। यह रिपोर्ट शिपिंग कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी राहत होती है, क्योंकि यह स्थापित कर देती है कि दावा वैध है और पॉलिसी के तहत कवर किया गया है। इसके बाद शुरू होता है बातचीत का वो दौर जिसे हम पहले शतरंज का खेल कह रहे थे। एक बार जब कारण साबित हो गया, तो चेन्नई की शिपिंग कंपनी और बीमाकर्ता एक मेज पर बैठते हैं।
अब उन्हें ये तय करना है कि नुकसान का मौद्रिक मूल्य क्या है। यह बातचीत का चरण अक्सर बहुत जटिल होता है। शिपिंग कंपनी अपने नुकसान का बिल प्रस्तुत करती है। अब बीमाकर्ता का नुकसान समायोजक उस बिल की जांच करेगा। क्या सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं? क्या कुछ बचाया जा सकता है? यही सवाल है। क्या कुछ ऐसे उपकरण हैं जिन्हें सुखाकर और मरम्मत करके सैल्वेज मूल्य पर बेचा जा सकता है? यदि हाँ, तो उस सैल्वेज मूल्य को कुल दावे की राशि से घटा दिया जाएगा। वे पॉलिसी में उल्लिखित कटौतियों को लागू करेंगे। यह एक कठोर लेकिन पूरी तरह से डेटा संचालित बातचीत होती है। और अंततः दोनों पक्ष एक निष्पक्ष राशि पर सहमत हो जाते हैं। बीमाकर्ता चेन्नई की उस शिपिंग कंपनी को मुआवजे की सहमत राशि जारी कर देता है। अगर हम इस पूरी घटना को थोड़ा पीछे हटकर एक व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, तो यह सिर्फ एक कंपनी को चेक मिलने की बात नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, तो ये मुआवजा उस शिपिंग कंपनी के अस्तित्व के लिए जीवन दान है। इलेक्ट्रॉनिक माल का नुकसान इतना बड़ा था कि अगर ये बीमा नहीं होता, तो चेन्नई की वो कंपनी शायद दिवालिया हो जाती। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता। बिल्कुल। वे अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाते, उनके जहाज बंदरगाहों पर खड़े रह जाते। लेकिन इस बीमा भुगतान के कारण वे अपने नुकसान को बट्टे खाते में डाल सकते हैं, क्षतिग्रस्त माल की लागत को कवर कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अपने संचालन को बिना किसी बड़ी रुकावट के फिर से शुरू कर सकते हैं। और इसका असर केवल उस शिपिंग कंपनी तक सीमित नहीं रहता। ये पूरी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को दर्शाता है। अगर वो कंपनी डूब जाती, तो शायद जिन खुदरा विक्रेताओं को वे इलेक्ट्रॉनिक्स मिलने वाले थे, उनके स्टोर खाली रह जाते। एकदम सही। समुद्री बीमा वो अदृश्य गोंद है जो इस पूरी आपूर्ति श्रृंखला को चरम अनिश्चितताओं के बावजूद जोड़े रखता है। ये सुनिश्चित करता है कि महासागर के बीच उठा एक तूफान विश्व अर्थव्यवस्था में कोई स्थायी दरार न डाल सके। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। बिना एक मजबूत और निष्पक्ष बीमा प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक ऐसा जुआ बन जाएगा जिसे कोई भी समझदार निवेशक या कंपनी खेलना नहीं चाहेगी। जोखिम इतना अधिक है कि उसे बिना किसी सुरक्षा जाल के नहीं उठाया जा सकता। तो इस चर्चा से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि समुद्री बीमा केवल कागजी कार्रवाई और नीरस अनुबंधों का पुलिंदा नहीं है। यह रोजगार प्रबंधन का एक अत्यधिक विकसित विज्ञान है। जांच, साक्ष्य, बातचीत और नुकसान शमन का ये पूरा ढांचा मिलकर यह सुनिश्चित करता है कि जब समंदर में सब कुछ गलत हो जाए, तब भी व्यापार का पहिया चलता रहे। लेकिन इससे पहले कि हम आज का ये विश्लेषण समाप्त करें, ये पूरी प्रक्रिया मुझे भविष्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंताजनक सवाल की ओर ले जाती है। मैं सुन रही हूँ। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। चेन्नई के इस मामले में हमने देखा कि नुकसान का निकटतम कारण खराब मौसम था। ऐतिहासिक रूप से बीमाकर्ता इन जोखिमों का आकलन और प्रीमियम का निर्धारण पिछले दशकों के मौसम के डेटा के आधार पर करते आए हैं। ऐतिहासिक डेटा के आधार पर? हाँ, लेकिन आज जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न पूरी तरह से बदल रहे हैं। महासागरों का तापमान बढ़ रहा है, जिससे चक्रवात और तूफान कहीं अधिक तीव्र, लगातार और अप्रत्याशित होते जा रहे हैं। 100 साल में एक बार आने वाला तूफान अब हर 5 साल में आ रहे हैं। ये तो मौसम विज्ञान के डेटा में भी साफ दिखाई दे रहा है। तो सवाल ये है कि भविष्य में समुद्री बीमा उद्योग इन लगातार बढ़ते और पूरी तरह से अप्रत्याशित जोखिमों का आकलन कैसे करेगा? जब पिछला डेटा भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए प्रासंगिक ही नहीं रहेगा, तो प्रीमियम कैसे तय होंगे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां मौसम इतना हिंसक हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी या कैरिबियन सागर जैसे कुछ विशिष्ट समुद्री मार्गों से व्यापार करना इतना जोखिम भरा हो जाएगा कि उनका बीमा करना ही आर्थिक रूप से असंभव हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ, तो ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के नक्शे को हमेशा के लिए बदल देगा। ये वास्तव में एक ऐसा विचार है जो गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। जैसे जैसे दुनिया की जलवायु बदल रही है, वैसे वैसे उन वित्तीय प्रणालियों को भी बदलना होगा जो हमारी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखती हैं। बिल्कुल। क्या बीमा उद्योग इस बदलाव के साथ तालमेल बिठा पाएगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। श्रोताओं के लिए ये विचार निश्चित रूप से इस विस्तृत विश्लेषण के समाप्त होने के बाद भी विचार करने योग्य बना रहेगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। समुद्र की लहरों के बीच छुपे जोखिमों से लेकर दावों के निपटान की जटिलताओं तक की ये यात्रा बेहद ज्ञानवर्धक रही। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ गहराई तक गोता लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विस्तृत विश्लेषण में एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।